हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम आपका फिर से नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन आप जानते ही होंगे कि जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जो हमेशा ही हंसी का किरदार निभाते थे, उनके बारे में है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनके लेखक परिचय कर लेते हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम है विष्णु खरे, जिनका जन्म सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं एक गैर रूमानी समय में खुद अपनी आँख से सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी कविता संग्रह, आलोचना की पहली किताब आलोचना, सिनेमा पढ़ने के तरीके सिने आलोचना, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट ये चाकू समय, अतिला योजेफ, कालेवाला फिनलैंड का राष्ट्र काव्य अनुवाद। इनके प्रमुख पुरस्कार उनको मिले जो है रघुवंश सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, सीकर सम्मान, मैथिली चरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारक कविताएं दी है, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विद्या पर गंभीर लेखन करते रहे। मतलब ये मोस्ट ऑफ सिनेमा के बारे में ही लिखते हैं। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दौरान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। वे उन विशेषज्ञों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। ये ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और इसके सिद्धांतकार भी उभर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका कुछ अंश भी हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को हल्के अपराध की तरह देखता है। ये तो राइट चीज़ है, लेकिन वहाँ पे यूरोप और अमेरिका में ऐसा नहीं है। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दशक, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसीलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। हम यानी इनके बारे में जानेंगे। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्म पकड़ते रहे। अपने यहाँ राज कपूर की जैसे आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रास्त कामत गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। मतलब उनको देख के ही हमारे यहाँ पे ये फिल्में बनी हैं।
हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्लिन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल का कोई परंपरा नहीं है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता ये तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इस कारण शायद ये है कि चार्लिन ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। ये पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, मतलब उनके जैसे ही, ठीक है। यदि ये वर्ष चैपलिन की जन्म शती का ना होता, मतलब जन्म शती मतलब उनका पूरा 100 साल हो गया, तो चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता है, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाख बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देखता है। मतलब हम भी हमारे टीवी पे ये इनको देखना पसंद करते। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता ना था। अभी चैपलिन करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, मतलब अभी तक उनके बारे में कहा जाएगा, क्योंकि वो इतने फेमस थे। 1936 में उनकी बनी मॉडर्न फिल्म का एक दृश्य ये वॉच वाला, और 16 अप्रैल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे होते हैं चार्ली चैपलिन के। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, दी कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रावंत सील, ये अंडरलाइन कर लेना उनकी फिल्मों के नाम। पहली फिल्म तो उनकी मेकिंग ए लिविंग, और फिर ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। लास्ट ईयर इन मॉरी एंड बॉर्ड, द सेक्रीफाइस ऐसी फिल्में दर्शकों से एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खानों के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कई एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रहस्यवादान के साथ देख सकते। आपने शायद कार्टून पे ही शायद एक आता है चार्ली चैपलिन जैसा ही, जिसमें वो मतलब एकदम बोलते नहीं कुछ भी, सिर्फ एक्सप्रेशन से सारा कुछ बताते, फिर हंसी हंसी आती। उसी टाइप से चार्ली चैपलिन थे। मिस्टर पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ है। तो उसी टाइप चार्ली चैपलिन भी अपनी फिल्में बनाते थे। तो उनकी फिल्में जैसे पागल मरीज है या आइंस्टीन जैसे बुद्धिमान लोग हैं, वो भी देखना पसंद करते थे। चैपलिन न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों को की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यह कारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता था, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी तथा सामंतशाही में मगरूर एक समाज द्वारा दूराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरह चैपलिन खान बदोशों से जुड़े हुए थे, और एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई कि शायद उस खान बदोश औरत में
भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सो भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरह से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। मतलब उनकी मम्मी तो शायद वहाँ यूरोप की थी, लेकिन चार्ली के जो पिता थे वो भारत से गए हुए यहूदी वंशी उनके ही वंशज थे। इसलिए चार्ली मतलब उनमें थोड़ी बहुत भारतीय संस्कृति, इसलिए उनको घूमना पसंद था और कुछ नया करना पसंद था। वे कभी मध्यम वर्गीय, बर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बहू, खानबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब जीवन जिया हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया। चार्ली पर कई फिल्में समीक्षकों ने, नई फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने और उन्हें नेति कहते, मतलब सही नहीं ऐसा कहते हुए भी ये मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ लिखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज में बहुत परफेक्ट थे, कुछ अलग ही करते थे। इसलिए दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आते या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते, उन्हें मेल ऑटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये कहना है कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं और दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं कि वे उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देते हैं वह सुपरिचित सी लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकेले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में मां ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए, स्नेह, करुणा और मानवता। ईसा मसीह के बारे में कि उन्होंने यही संदेश दिया था सबको। तो जब चार्ली को ये सुनाया गया तो दोनों रोने लगे और उनमें दया, प्रेम, करुणा और मानवता आ गई। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है, मतलब कम दर्द देने वाली नहीं है। बालक चार्ली उस दिन ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वहाँ रोज सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता था, देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलोस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कई मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्य उत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठकर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते, मतलब दुख और सुख, विषाद मतलब दुख। ये संसार की सारी संस्कृतियां परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना, मतलब दुख का हास्य हंसने में बदल जाना, एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पे है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है, मतलब दुख से प्रेरित है, फिर हंसते हैं ऐसा। लेकिन जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजी अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उनमें भी नहीं है। मतलब राजा महाराजाओं से बदतमीजियां कर सकते, लेकिन उनको हंसाने का
उनमें वो सामंजस्य नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विद्युषक में कुछ कम ही नजर आती। इसीलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते। अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते। किसी भी समाज में इन गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कर दिया जाता है। ये स्वयं एक स्वीकृति के हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। मतलब हम देते हैं ना ताना, तू अपने आप को क्या अमिताभ बच्चन समझता है, तू क्या अपने आप को वो समझता है, ऐसा। तो ये सब मतलब हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हाँ हम में कुछ काबिलियत है, हम कुछ है। हम हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन कर लेते। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक है। सही है, हम तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वही जैसे हमें करवाते हम करते हैं। क्लाइन, जोकर या साइड किक, मतलब एक तरह से क्लाउन उसे कहते हैं जैसे हमारा प्रतिरूप, सेम। ये अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा फुट था, तो दोनों की अच्छी बनती थी। और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था, मतलब दोनों चाहते थे कि चार्ली उनके साथ बातचीत करे। ऐसा चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रैम का शब्दानुवादी नहीं था। मतलब जो आवारा फिल्म बनी थी, राज कपूर ने बनाई थी, पृथ्वीराज कपूर थे उसमें हीरो, उनके नहीं, राज कपूर ने काम किया था पृथ्वीराज कपूर की फिल्म में। वो जो चार्ली की सिर्फ दी ट्रैम का रूप था, मतलब बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। पहले ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन उन्होंने चार्ली से स्वीकार करके श्री 420 और आवारा में अपने ऊपर ही दर्शकों को हंसाया। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर गोपी, देव आनंद, 9-2-11, फ्रट्टूस, तीन देविया, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर, एंथनी, तो इन सब में ये लोग अपने ऊपर ही हंसे। तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो ये दृश्य करुणा और हास्य उत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। मतलब हंसने जैसा था, लेकिन हम महाभारत ने इसको हंसी को नहीं माना, मतलब इससे उनको त्रासद मतलब दुखी घटना उन्होंने इसको स्वीकार की। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ियों डाकुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीयतें याद आती, क्योंकि उनके साथ ही सब कुछ अलग होता था, अजीब होता था। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। स्वाग चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाई, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चे जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद ये है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते थे, मतलब वो ऐसे ही लगते थे जैसे कि हमारे यहाँ के हों। यानी उसके आसपास जो भी चीजें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते। चार्ली के सारे संकटों में हमें ये भी लगता है कि ये मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं।
मतलब उनके लिए हमें प्रयोग नहीं होता, हम होता है ऐसे। ये संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काप का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। बस्टन कीटन भी हास्य मतलब अभिनेता ही थे ऐसा। एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यपद बढ़ा डालने की परंपरा नहीं के बराबर। ये तो सही है कि भारत के लोग अपने ऊपर खुद नहीं हंसते हैं। गाँवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व ये है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज भरा हुआ सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादीप कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है, तब ये समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि सारी गरिमा चुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिल्ली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमें पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम क्लेव्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं, मतलब दूर जा सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसों के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली हो जाता है। मतलब इन सब में ये भी हम यदि हंसता हुआ चेहरा देख लेते तो वो हमें किसका चेहरा महसूस कराता है? चार्ली चैपलिन का। ये था आपका टॉपिक और ये इसके अभ्यास प्रश्न। और ये शब्द संपदा थोड़े बहुत है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।